हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 18 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज मैं आपके सामने लाइव वीडियो पेश करने जा रहा हूं। मुझे बहुत ही अच्छी तरह मालूम है कि आज है 20 जून, लेकिन हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं और इसीलिए हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो 18 जून के इस करंट अफेयर वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करें। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक हमारी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून हमने कहीं भी यदि मटेरियल में पढ़ा है कि 18 जून यानी कि गोवा क्रांति दिवस, तो हम फटाक से ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों याद रखो, कभी ऐसा भी इंपॉर्टेंट डे होता है जो एक नहीं बल्कि 3 दिनों से जुड़ा होता है। तो देखो, 18 जून अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस भी मनाया जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस भी 18 जून को मनाया गया और गोवा क्रांति दिवस भी 18 जून को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन के उपरयुक्त सभी ऑप्शन सही है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। और यहां हम जो इंपॉर्टेंट तीनों डे आए हैं इसी के बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो वर्ल्ड पिकनिक डे कब मनाया जाता है? 18 जून को। तो याद रखो, हर साल दुनिया के विभिन्न देशों में 18 जून के दिन को अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पिकनिक एक ऐसा टॉनिक है जो आपके तन और मन दोनों को नई ताजगी और स्फूर्ति से भर देता है। यानी कि यह वर्ल्ड पिकनिक डे मनाया जाता है 18 जून को। और एक और ऑप्शन आया था जो था हमारी रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ा हुआ। तो हमारे भारत देश की महानतम महिलाओं में जिसकी गणना की जाती है वो है रानी लक्ष्मीबाई, और इसका बलिदान दिवस भी मनाया गया 18 जून को। तो याद रखो, 18 जून 1858 को अंग्रेज सेनापति सर ह्यूरोज के साथ ग्वालियर में, कहां पर, यह स्थान भी आपको याद रखना है, और किसके साथ रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था यह बात भी आप यहां पढ़ सकते हैं। तो सर ह्यूरोज के साथ ग्वालियर में अंतिम युद्ध हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व भी किया और वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। यानी कि 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस मनाया जाता है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के कुछ नाम है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो याद रखो, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। तो हमें यहां पता चल गया कि रानी लक्ष्मीबाई के 3 नाम हैं। एक तो है मणिकर्णिका, दूसरा है मनु और तीसरा है लक्ष्मीबाई। और इस तरह हमने इस इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की। तो हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब भी गोवा की बात आए ना दोस्तों, तो गोवा से 3 तारीख आपको याद रखनी है। एक तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को, ओके, और उसके बाद 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, और इसके बाद 18 जून गोवा क्रांति दिवस। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो याद रखो, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। और यहां देख सकते हैं हमारे एक महानतम सामाजिक क्रांतिकारी थे जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गोवा वासियों को न्योता आह्वान किया था। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन,
हाल ही में 3 दिवसीय रज पर्व किस राज्य में मनाया गया? यहां आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह त्योहार है, 3 दिन के लिए मनाया जाता है। तो रज पर्व त्योहार है वो हाल ही में ओडिशा राज्य में मनाया गया। कहां पर? ओडिशा राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य। लेकिन बात करते हैं इस रज पर्व की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ओडिशा में रज पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो याद रखो 3 दिवसीय यह एक पर्व है जो ओडिशा में मनाया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। और इसी तरह की एक धार्मिक मान्यता है ओडिशा राज्य में, और इसी के अवसर पर यह रज पर्व मनाया जाता है। और यहां आप देख सकते हैं रज पर्व में जो लड़कियों से खास जुड़ा हुआ यह त्योहार है तो वह झूले झूलती है। तो रज पर्व मुख्यतः धरती मां और व्यापक स्तर पर स्त्रीत्व को समर्पित उत्सव है। और याद रखो उड़िया भाषा में रज शब्द का अर्थ है मासिक धर्म, यानी कि इस मातृत्व से जुड़ा हुआ एक यह क्वेश्चन था। और यहां हम बात करते हैं ओडिशा राज्य की। तो पहले तो यहां दोस्तों आप मैप में देखिए कि यहां पर बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है यह ओडिशा स्टेट। और ओडिशा स्टेट में यहां समुद्री तट पर एक द्वीप स्थित है जिसका नाम पहले व्हीलर द्वीप था और नाम चेंज कर दिया गया है और नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। और इसीलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओडिशा की कैपिटल का नाम क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं कौन है? नवीन पटनायक, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है। और ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? ओडिसी। तो दोस्तों इतने फैक्ट आपको हमेशा के लिए याद रखने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, ताल मद्दले निम्न में से किस रंगमंच की एक पारंपरिक कला का प्रदर्शन है? तो हाल ही में यह शब्द सुर्खियों में आया, जो शब्द है ताल मद्दले। और यह यक्षगान रंगमंच से जुड़ी एक पारंपरिक कला है, प्रदर्शन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यक्षगान। और जब भी यक्षगान आपके दिमाग में आए तो आपको तुरंत याद रखना है कर्नाटक स्टेट को। तो याद रखो कोविड-19 महामारी के दौरान ताल मद्दले, जो कि यक्षगान रंगमंच की एक पारंपरिक कला का प्रदर्शन भी वर्चुअल रूप से किया जाने लगा है। यानी कि कोविड-19 के कारण लोगों को इकट्ठा होने का पाबंद है और इसीलिए इसका जो प्रदर्शन है वो भी वर्चुअल रूप से आयोजित होने लगा है। और ताल मद्दले में कलाकार किसी भी वेशभूषा में रंगमंच पर एक स्थान पर बैठकर चुने गए कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करता है। यानी कि यहां आप देख सकते हैं जो एक मंच पर बैठकर कथानक के आधार पर अपनी वाक कला का प्रदर्शन करता है। और इसी के मामले में यह बात सुर्खियों में है। और यहां हम बात करते हैं हमारे इस यक्षगान की। तो याद रखो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रसिद्ध लोक नाट्य है। क्या है? प्रसिद्ध लोक नाट्य है यक्षगान, जिसका संबंध है कर्नाटक स्टेट से। और यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है यक्ष के गीत। क्या है शाब्दिक अर्थ? यक्ष के गीत। और कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और इसकी सबसे लोकप्रिय जो प्रस्तुतियां है वो हमारे हिंदू धर्म के बहुत ही जाने माने पोइम्स यानी कि महाभारत और रामायण से प्रेरित है। तो दोस्तों याद रखो हमारे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यदि यूपीएससी या तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्य, यक्षगान के बारे में भी पता होना चाहिए। और यहां हम बात करते हैं भारत में रंगमंच के अन्य महत्वपूर्ण रूप की। तो याद रखो हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह से इस तरह के रंगमंच प्रस्तुत किए जाते हैं। तो नौटंकी, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से, जो अक्सर अपने विषयों के लिए फारसी साहित्य पर आधारित होता है। तो याद रखना है नौटंकी बोले तो
उत्तर प्रदेश। और तमाशा जिसका संबंध है महाराष्ट्र से। और भवाई वो गुजरात की एक लोक नाट्य कला है। उसी तरह जात्रा भी पश्चिम बंगाल की एक लोक नाट्य कला है। और कुडियाट्टम क्या है? कुडियाट्टम केरल के सबसे पुराने पारंपरिक रंगमंच रूपों में से एक है जो संस्कृत रंगमंच परंपराओं पर आधारित है। और यहां हम बात करते हैं भारत में रंगमंच की, तो इनसे जुड़े हुए और भी स्टेट है, उसी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो, मुदियट्टू केरल का पारंपरिक लोक मंच है। और यहां देखिए असम का लोक नाट्य है भावना। क्या है? भावना, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और उसी तरह माच एक जो लोक नाट्य मंच है, इसी का संबंध है मध्य प्रदेश से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से। और यहां आप इमेज में देख सकते हैं मध्य प्रदेश का माच। और भांड पाथेर, यहां आप देख सकते हैं भांड पाथेर का संबंध है कश्मीर का एक पारंपरिक रंगमंच है, जो यहां मैंने आपको इमेज के जरिए समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, हमारा यह तरीका कैसा लगता है कि हम एक हमारे साइकोलॉजी की दृष्टि से हम यहां ज्यादा से ज्यादा इमेजेस ऐड करके आपके सामने कंटेंट पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरह याद रहे। ठीक है ना दोस्तों? चौथा क्वेश्चन, मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य कौन बन गया है? मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है हमारे भारत देश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और बात करते हैं मनरेगा की, तो देखो उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शॉर्ट में बोले तो मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला एक राज्य बन गया है। और यहां हम बात करते हैं इस मनरेगा की, तो इनसे जुड़ी हुई और भी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और यह बात क्या है? तो याद रखो, जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में से 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, शॉर्ट में बोले तो मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। और इसीलिए सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी किसी स्टेट की बात आए तो आपको बोलना है उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है। जी हां दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, ऐसी आनंदीबेन पटेल, वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। लेकिन यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज मैं इनसे जुड़ा हुआ एक और भी बात बताना चाहूंगा। तो याद रखो, उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो के प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। इसकी जो हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश है वो उत्तर में, यहां पर किसको छूता है? तो याद रखो नेपाल को। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम लखनऊ। और अक्टूबर 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसीलिए आपको सुचेता कृपलानी का नाम भी याद रखना है, हमारे भारत की और उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन अगस्त सितंबर में होगा? यह एक संभावना बताई गई है कि यह जो टेनिस से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट है, आप सभी को पता है कि साल में 4 इस तरह के टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो इसी चारों प्रतियोगिताओं में से हाल ही में घोषणा की गई है कि यूएस ओपन का आयोजन अगस्त और सितंबर में हो सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएस ओपन। तो देखो, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्योमो ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यहां यह बात कही है
कि इसी तरह यूएस ओपन का आयोजन हो सकता है। और यूएस ओपन का आयोजन कब किया जा सकता है? तो याद रखो 31 अगस्त से 13 सितंबर तक इसका आयोजन हो सकता है। और यह बात कही है न्यूयॉर्क के गवर्नर ने। और यहां हम बात करते हैं टेनिस टूर्नामेंट की, तो यह सामान्यतः हर सत्र का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। कौन? यूएस ओपन। लेकिन 2020 का दूसरा ग्रैंड स्लैम होगा, क्योंकि फ्रेंच ओपन को मार्च में रद्द कर दिया गया था। और इस साल अब तक सिर्फ फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही आयोजन हो पाया था, क्योंकि इसके बाद पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग सभी खेल से जुड़ी प्रतियोगिताओं को रोक दिया गया था। तो देखो, इससे पहले मई में फ्रेंच ओपन को स्थगित कर दिया गया था और इसका आयोजन अमेरिकी ओपन के खत्म होने के एक हफ्ते के बाद करने का योजना है। और इस बीच 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विंबलडन को पहली बार रद्द किया गया था। तो इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं और इसीलिए आपको इन चारों टूर्नामेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही पोस्टोजना गुफा किस देश में स्थित है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, इस गुफा का नाम है पोस्टोजना गुफा और यह स्थित है, हाल ही में दोस्तों यह करंट अफेयर में आया है, स्लोवेनिया में स्थित है। कहां पर? स्लोवेनिया देश में पोस्टोजना गुफा स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्लोवेनिया। और यह गुफा हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई है? तो यह इसकी वजह से सुर्खियों में आई है। यह क्या दिखता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखो स्लोवेनिया की प्रसिद्ध पोस्टोजना गुफाओं में आने वाले पर्यटक जल्द ही 3 बेहद दुर्लभ जलीय जीवों को देख पाएंगे, जिन्हें बेबी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आपको याद रखना है, यह है बेबी ड्रैगन। और आधिकारिक रूप से इन जीवों को ओल्म क्या कहा जाता है? ओल्म कहा जाता है। और सामान्य तौर पर ओल्म एक दशक में केवल 1 या 2 बार अंडे देता है। एक दशक बोले तो 10 साल में 1 या 2 बार यह अंडे देता है और इसीलिए यह बेबी ड्रैगन सुर्खियों में है। और बात करते हैं स्लोवेनिया की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी करंट अफेयर में था कुछ महीने पहले कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्जर सारेक ने पद से इस्तीफा दिया? तो यह है प्रधानमंत्री जिसका नाम है मार्जन सारेक और वो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब भी मैंने आपको स्लोवेनिया के बारे में बताया था। तो पहले तो दोस्तों यहां आप मैप में देखिए कि यह है स्लोवेनिया देश और स्लोवेनिया के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो यहां पर आप देख सकते हैं हंगरी, उत्तर में ऑस्ट्रिया, तो इसी तरह पश्चिम में इटली और यहां पर क्रोएशिया जैसे देशों से घिरा हुआ है यह स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? ल्यूब्लियाना। स्लोवेनिया की करेंसी क्या है? यूरो। और स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में खोजी गई सीजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस किसकी एक प्रजाति है? नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सीजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस, यह जो खोजी गई है यह मछली की एक प्रजाति है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मछली की एक प्रजाति। और किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति सीजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस खोजी गई है। और मछली की यह जो प्रजाति है यह नई प्रजाति सीजोथोरेक्स वर्ग से संबंधित है और इसीलिए यह शब्द भी आपको याद रखना है जो है सीजोथोरेक्स से संबंधित। और बात करते हैं इसी मछली के बारे में, तो मछली की इस नई प्रजाति का नाम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बहने वाली सियांग जिले में बहने वाली 2 नदियां, एक का नाम है सिकु और दूसरी का नाम है सिरुम, इनके नाम पर रखा गया है जहां से इसे खोजा गया था और इसीलिए 2 नदियों के नाम पर इस मछली की प्रजाति का नाम रखा गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी किस शहर में स्थित है? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद शहर में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
हैदराबाद। लेकिन डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी सुर्खियों में क्यों है? तो देखो, हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है और इसीलिए यह सोसाइटी सुर्खियों में है। और यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है और यह हाल ही में जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। और यहां हम बात करते हैं इसी सोसाइटी और इसी के बारे में। तो याद रखो, मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो यहां देख सकते हैं मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ जिसका नाम है ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय। और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की बात करें तो इसके वर्तमान निदेशक का नाम है पीवी सतीश और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का हेडक्वार्टर तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें याद रखनी है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत कितने मत प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है? बहुत ही अच्छा हमारे डिसीजन आया है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब अस्थायी सदस्य के रूप में चुनाव जीत गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कितने मतों से जीता है? तो भारत ने यह चुनाव 193 के मुकाबले 184 मत प्राप्त करके यह अस्थायी सदस्य का चुनाव जो था वो जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 184। और बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े मंच यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य। तो भारत ने 193 सदस्य महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद वो 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल तक के लिए वो चुनाव जीत गया है और वो अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल तक के लिए कार्य करेगा। और भारत ने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी में, किस श्रेणी में? एशिया प्रशांत श्रेणी में गैर स्थायी सीट जीती है जो 1 जनवरी 2021 से शुरू यानी कि प्रभावी होगी। और यहां हम 2 साल तक इसका अस्थायी रूप के सदस्य के रूप में नेतृत्व करेंगे। और जब भी बात आती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि इस काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं, कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। यदि आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में रांची में किया गया है। कहां पर? रांची बोले तो झारखंड की कैपिटल यानी कि रांची में यह हाल ही में उद्घाटन किया गया है। लेकिन उद्घाटन किसने किया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ऐसे श्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया। और यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड के विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। और इसीलिए जब भी झारखंड की बात आए तो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए। और देखो, हम यहां अब रांची के बारे में भी कुछ नया जान ले। तो रांची झारखंड प्रदेश की कैपिटल है। रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। और रांची में बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र है यानी कि वीर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? वो भी रांची में स्थित है। और इसीलिए आपको इस विमान क्षेत्र का नाम भी याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस फर्म को पीएम केयर्स फंड की ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सबको पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए यह जो एक पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी, इसका हाल ही में ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है सार्क एंड एसोसिएटेड फर्म को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सार्क एंड एसोसिएट्स फर्म। और बात करते हैं पीएम केयर्स की, तो इसका पूरा नाम क्या होता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पीएम केयर्स का पूरा नाम
प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और नई दिल्ली में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म जिसका नाम है शार्क एंड एसोसिएट्स को अगले 3 वर्षों के लिए, कितने साल के लिए? अगले 3 साल के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसीलिए आपको शार्क एसोसिएट्स का भी नाम याद रखना है और पीएम केयर्स का पूरा नाम क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। और यहां हम बात करते हैं इसी के बारे में, तो इसके अलावा सुनील कुमार गुप्ता को यहां आप इमेज में देख सकते हैं। सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली शार्क एंड एसोसिएट्स को साल 2019 पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि पीएमएनआरएफ का ऑडिटर भी बनाया गया है। और इसीलिए आपको सुनील कुमार गुप्ता का नाम हमेशा के लिए याद रखना है। और अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा नियमित कक्षाएं किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया और इसकी मुख्य वजह है कोविड-19 का संक्रमण। और बच्चों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए और इनकी जो शिक्षा है वो भी मिस न हो, और इसीलिए एक फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा नियमित कक्षाएं शुरू की गई है केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य। तो देखो, 2 सप्ताह के सफल परीक्षण के बाद केरल राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए फर्स्ट बेल नामक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई। यानी कि पहले 2 सप्ताह तक इसका ट्रायल लिया गया और इसमें सक्सेस मिलने के बाद हाल ही में केरल सरकार ने यह डिसीजन लिया है। तो देखो, कोविड-19 महामारी के चलते शुरू की गई इस ऑनलाइन पहल के अंतर्गत केराला इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्निकल एजुकेशन, शॉर्ट में बोले तो काइट, द्वारा नए शैक्षणिक सत्र हेतु कक्षाओं का राज्य सरकार के शैक्षणिक टीवी चैनल विक्टर्स पर प्रसारण किया जा रहा है। और बालक यानी कि छात्र है वो अपने घर बैठे टीवी के माध्यम से एजुकेशन पा सकते हैं। और बात करते हैं इसी केरल की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि किस राज्य के युवा कल्याण बोर्ड द्वारा कलारीपयट्टू प्रशिक्षण का आयोजन किया गया? तो कलारीपयट्टू प्रशिक्षण का भी आयोजन केरल सरकार के द्वारा किया गया था। तब भी मैंने आपको केरल के बारे में बताया था। और बात करते हैं केरल की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है केरल। केरल है वो कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। और केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की मुख्य भाषा क्या है? मलयालम। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? शांत घाटी भी केरल राज्य में स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शखरियार मामेदीरोव किस देश के शतरंज के खिलाड़ी है? यहां आप देख सकते हैं जिसका नाम है शखरियार मामेदीरोव, और वो अजरबैजान देश के एक बहुत ही जाने माने शतरंज के खिलाड़ी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अजरबैजान, और इसके यह एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो हाल ही में यह व्यक्ति सुर्खियों में क्यों आए? तो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। और उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि भी जीत ली है। और इसीलिए इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है शखरियार मामेदीरोव, और वो किस देश से जुड़े हुए हैं वो भी आपको पता चल गया, अजरबैजान। लेकिन इसके खिलाफ जब यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो दूसरे रैंक पर हमारे भारत के यह ग्रैंड मास्टर रहे हैं जिसका नाम मत भूलिएगा। तो देखो, भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला, क्या नाम है? पेंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन पहले स्थान पर विजेता अजरबैजान के जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने 7.5 अंक प्राप्त किया, और भारत के इस पेंताला हरिकृष्ण ने 6.5 अंक प्राप्त किए। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने इस पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नेपाल देश के साथ समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। और आप सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है और सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है काजी यूनुस, वो गुजरात राजकोट पड़धरी से है। शैलेश कुमार तबियाड़, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। साथ ही मैंने आपसे करंट अफेयर में पूछा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा मेर, वो गुजरात के नवागाम से है। प्रवीण जाला, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अलकेश राठौड़, उन्होंने भी नेपाल सही आंसर दिया। जाडेजा छत्रसिंह जी गुजरात के जामनगर से। तो प्रियंक चौधरी है, वो गुजरात के सूरत से है और उन्होंने नेपाल भी लिखा, साथ साथ नेपाल की कैपिटल का नाम भी लिखा है कि नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है देबाशीष जैना और वो ओडिशा से है। वो भी हमारा यह वीडियो देखते हैं और उन्होंने भी यहां लिखा है कि पशुपतिनाथ मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो नेपाल में। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धवल रावल गुजरात के महेसाना से, आद्या पटेल गुजरात के सुरेंद्रनगर से और उन्होंने नेपाल भी लिखा। और यह मंदिर है वो बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है, यूनेस्को द्वारा धरोहर में शामिल किया गया। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर बताए, आपको स्पेशल रूप से थैंक यू। और काचोट रमेश भाई, वो उन्होंने भी यहां नेपाल की कैपिटल काठमांडू। इसी तरह आंसर ऑफ द डे यानी कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बस इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके ज्ञान को अपडेट करते रहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। आजादी के बाद से भारत ने किस वर्ष में मंदी का सामना नहीं किया? कल मैंने बताया था क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरा विश्व जो आर्थिक महामंदी में है और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन सेट किया है कि आजादी के बाद से भारत ने किस वर्ष में मंदी का सामना नहीं किया है। और इसका सही ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।